हेलो दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक है वो है द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये जो चैप्टर है वो आपको यूपीएससी में और विभिन्न प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में ये चैप्टर है कि हमारे देश के संविधान का निर्माण कैसे हुआ, उसमें क्या क्या प्रयास करने पड़े, क्या क्या दिक्कतें आई, कौन कौन उसके इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज थे जिन्होंने संविधान के निर्माण में बहुत ज़्यादा भूमिका अदा किया। तो ये सारे पॉइंट्स के बारे में मैं आज कवर करूंगा। तो बेसिकली मैंने द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, जैसा कि आप देख रहे होंगे बोर्ड पर, कि इसमें हमने 7 भाग में इसको विभाजित किया है। पहला कि बैकग्राउंड, इसका बैकग्राउंड क्या है, इसका पूर्व का इतिहास क्या है, नंबर 1। नंबर दूसरा, कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा को किस प्रकार से बनाया गया, उसका कंपोजिशन क्या था। तीसरा, विभिन्न प्रकार की कमिटीज क्या क्या थी। जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए कि कुल 21 प्रकार की कमिटी थी। और जो चौथा पॉइंट है वो है 5 स्टेजेस ऑफ द वर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। मैंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, मैंने संविधान सभा ने जो प्रोसेस का सहारा लिया, वो प्रोसेस क्या क्या थे और उसके 5 स्टेज थे, उसके बारे में व्याख्या प्रस्तुत करूंगा। और उसके बाद में जो 5वां हमारा पॉइंट है वो है कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने विभिन्न देशों के संविधान के जो महत्वपूर्ण अवयव थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, उसको बोरो किया, उसको उधार में लिया। तो वो कहां से बोरो किया गया, किस किस संविधान में से हमारे संविधान में बोरो किया गया है, वो कौन कौन से पॉइंट हैं, ये भी अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको भी मैं कवर करूंगा। लास्ट में क्रिटिसिज्म, कि बहुत सारे जो आलोचक हैं वो भारतीय संविधान के बारे में, उसके वर्किंग के बारे में क्या बोलते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और लास्ट में मूल्यांकन, कि समग्र रूप से ये जो वर्किंग ऑफ द या मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका समग्र मूल्यांकन क्या है। तो इसके पहले भी मैंने इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पर बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं। आप AJIS एकेडमी इंदौर टाइप करिए यूट्यूब पर, सब्सक्राइब करिए और उसके बाद प्ले लिस्ट में जाइए और कॉन्स्टिट्यूशन बाय अखिलेश झा, उस प्ले लिस्ट को खोलिए तो आपको कम से कम 32 टॉपिक के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है वो है द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब मैं बारी बारी से विभिन्न पहलुओं के बारे में आपसे चर्चा करता हूं। तो दोस्तों, इसके लिए आप DD बसु का किताब और लक्ष्मीकांत की किताब को पढ़ सकते हैं, उसमें डिटेल में जानकारी दी गई है। आज जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं उसमें इन 2 किताबों के अलावा और बहुत सारे किताब जो हैं उनका मैंने सहारा लिया है। और चूंकि मेरा ये पेपर भी रहा है MA में, तो इसीलिए मैं अब आपके सामने में प्रस्तुत हो रहा हूं। दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट है बैकग्राउंड।
बैकग्राउंड मतलब जो पूर्व इतिहास है। जैसे आप जानते होंगे कि हमारे देश में कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई और उसके बाद से लगातार स्वतंत्रता आंदोलन हुए। इसके विभिन्न फेज थे जिसके बारे में आपको बता चुका हूं, मॉडरेट फेज, एक्सट्रीमिस्ट फेज और गांधीयन फेज। 1922 में महात्मा गांधी ने यह कहा था कि हमारे देश की इच्छा को या यहाँ की जनता के जो विश हैं, जो उनकी इच्छा को, उसको निरूपित करने के लिए संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण किया जाना चाहिए। 1935 में 1935 में जवाहरलाल नेहरू ने यह स्पष्ट रूप से कहा, और खास करके 1938 में जब वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, कि उन्होंने कहा कि नेशनल कांग्रेस स्टैंड्स फॉर इंडिपेंडेंस एंड डेमोक्रेटिक स्टेट। इट हैज प्रपोज्ड दैट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया मस्ट बी फ्रेम्ड विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस बाय ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज। तो जवाहरलाल नेहरू के मन में किसी प्रकार का कोई शक शुबा नहीं था। उन्होंने स्पष्ट रूप से 1938 में जब वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के निर्माण करने, भारत के लिए संविधान निर्माण करने और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो कंपोजिशन होगा, जो बनावट होगा, वो होगा वयस्क मताधिकार के आधार पर। ये नारा उन्होंने 1938 में ही बुलंद कर दिया था दोस्तों। लेकिन अंग्रेज सरकार ने कभी हिंदुस्तानियों की आवाज को तवज्जो नहीं दिया। लेकिन जब 1942 में जापानीज आर्मी अंडमान निकोबार द्वीप समूह को कब्जा कर लिया और मणिपुर के बॉर्डर पर पहुंच गए, तो उसके बाद में अंग्रेज सरकार ने क्रिप्स को, जो एक कैबिनेट मिनिस्टर था, उसको हिंदुस्तान भेजा ताकि यहाँ के जो महत्वपूर्ण जो नेता हैं, लीडर हैं, उनसे चर्चा किया जा सके और यहाँ हिंदुस्तानी लोगों का समर्थन प्राप्त किया जा सके। क्योंकि ब्रिटेन सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़ रहा था और जापानियों ने पूरे साउथ ईस्ट एशिया पर कब्जा कर लिया था। तो ऐसी परिस्थिति में क्रिप्स को हिंदुस्तान भेजा गया, जिसको क्रिप्स मिशन कहते हैं, और ये क्रिप्स 1942 में आया। इसका जो मेन जो प्रिंसिपल था क्रिप्स मिशन का, वो क्या था? इसने साफ हिंदुस्तान के बंटवारे से इनकार किया, पहला पॉइंट। दूसरा कि भारत के लिए, भारत की जनता के लिए कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान का निर्माण किया जाएगा और एक उसके लिए एक संविधान सभा को का चुनाव किया जाएगा। दूसरा कि कॉन्स्टिट्यूशन या भारत का संविधान है वो, उसमें डोमिनियन स्टेटस दिए जाएंगे, जैसे कि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या आयरिश फ्री स्टेट को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा ग्रेट ब्रिटेन ने दिया था। उसी तरह से इंडिया को भी, माना अविभाजित भारत को, डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया जाएगा। एक यूनियन होगा, इंडियन यूनियन, जिसमें कि सभी प्रोविंसेज और सभी प्रिंसली स्टेट शामिल होंगे।
लेकिन उसमें एक राइडर लगा दिया उन्होंने कि अगर कोई प्रोविंस या कोई इंडियन स्टेट, जिसको नेटिव स्टेट कहते हैं, अगर वो संविधान को एक्सेप्ट करने के लिए, स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, तो ऐसी स्थिति में ब्रिटिश सरकार उनके साथ में पृथक से समझौता करेगी। और ये सारे काम ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा कब किए जाएंगे? आफ्टर द एंड ऑफ वॉर, आफ्टर द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो कांग्रेस ने और मुस्लिम लीग ने इसको, इस क्रिप्स मिशन को रिजेक्ट कर दिया। महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक कहा। मुस्लिम लीग ने कहा कि हिंदुस्तान को दो स्वशासी स्टेट में बांटा जाना चाहिए और इसका जो आधार होगा वो होगा कॉम्युनल लाइन या सांप्रदायिक आधार पर, मतलब धार्मिक आधार पर। और दूसरा पॉइंट था मुस्लिम लीग का कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ना होकर के मुसलमानों के लिए एक पृथक से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होना चाहिए, मतलब दो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का निर्माण किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, क्रिप्स मिशन बुरी तरह से फेल हो गया और उसके बाद में 1946 में 1946 में ब्रिटिश सरकार ने कैबिनेट मिशन हिंदुस्तान में भेजा और इस कैबिनेट मिशन का जो हेड था उसका नाम क्या था? यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। सर पैट्रिक लॉरेंस। और दूसरे मेंबर कौन थे? क्रिप्स वही क्रिप्स जो क्रिप्स मिशन लेकर के आए थे 1942 में। और तीसरा एवी अलेक्जेंडर। ये तीन मेंबर थे कैबिनेट मिशन प्लान के तहत में। और इसी कैबिनेट मिशन प्लान के तहत में संविधान सभा का निर्माण किया गया। तो क्वेश्चन आपसे यह हो सकता है कि किस मिशन के तहत में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का निर्माण किया गया? तो आपका आंसर होना चाहिए कि संविधान सभा का निर्माण कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के तहत में किया गया। इस मिशन के या जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा का जो निर्माण किया गया उसके मुख्य विशेषताएं क्या थी? पहला कि टोटल जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगा, अभी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो कैबिनेट मिशन प्लान है और जिसके तहत में संविधान सभा का निर्माण किया गया था वो अविभाजित भारत के लिए किया गया था, क्योंकि शुरुआती दौर में उन्होंने पूरी तरह से हिंदुस्तान के जो पार्टीशन के सिद्धांत को पूरी तरह से नकार दिया था। तो शुरुआती समय में जो इसका जो बेसिक फीचर था वो क्या था कि टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विल बी 389। ये याद रखना होगा आपको। थ्री एट नाइन, जिसमें से 296 ब्रिटिश भारत के लिए और 93 नेटिव स्टेट के लिए और इसके अलावा चार चीफ कमिश्नर्स के स्टेट के लिए, जैसे अजमेर था, दिल्ली, तो 4 चीफ कमिश्नर के स्टेट थे, उसके लिए 4 माने एक सभी को दिया गया। तो इस तरह से कुल 389 सदस्यों का ये संविधान सभा होगा। संविधान सभा का निर्माण, नंबर 2,
विभिन्न प्रोविंसेस के पॉपुलेशन के आधार पर उसके आबादी के हिसाब से किया जाएगा और यह कोशिश की जाएगी कि 10 लाख की आबादी पर एक सदस्य चुने जाएं। ये दूसरा पॉइंट था। और तीसरा, जो टोटल सीट है वो 3 भाग में विभाजित किया जाएगा, मुस्लिम, सिख और जनरल। जनरल में बाकी अदर देन मुस्लिम और सिख रिप्रेजेंटेटिव आएंगे, क्योंकि आपको पता है कि 1909 के एक्ट के द्वारा मुस्लिमों के लिए सेपरेट इलेक्टेड दिया गया था, मैं बता चुका हूं। 1919 के एक्ट के द्वारा सिखों को, यूरोपियन को, एंग्लो क्रिश्चियन को, इनको सेपरेट इलेक्टेड या पृथक निर्वाचन मंडल दिया गया था। तो इसी के तहत में इनको 3 भाग में विभाजित किया गया। अब इसके बाद में चौथा पॉइंट था कि ये जो मुस्लिम या सिख के जो प्रतिनिधि हैं वो मुस्लिम के द्वारा और सिख के पॉपुलेशन के द्वारा चुने जाएंगे, और जनरल कैटेगरी के जो प्रतिनिधि हैं वो अदर देन मुस्लिम और सिख के कम्युनिटी से चुने जाएंगे। इसके अलावा जो प्रतिनिधि चुने जाएंगे वो प्रोविंशियल असेंबलीज, जो प्रांतीय जो विधानमंडल था, विधानसभा, उसके सदस्यों के द्वारा चुने जाएंगे। और चुनने की प्रक्रिया क्या होगी? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये जो प्रक्रिया आज की तारीख में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए किया जाता है कि एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा समानुपातिक प्रणाली के द्वारा चुनाव किया जाता है, जिसके बारे में मैंने इसके पूरे प्रोसीजर के बारे में आपको पहले बताया हुआ है। और उसमें आप मेरा वीडियो देखिए कि हाउ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड, तो उसमें किस प्रकार से वोटों की गणना की जाती है वो आप समझ पाएंगे। तो दोस्तों, यहां पर जो संविधान सभा के जो प्रतिनिधि हैं उनका चुनाव ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के आधार पर किया गया, ताकि सभी प्रकार के कम्युनिटीज को प्रतिनिधित्व मिल सके। वो आप जानते हैं कि उस जमाने में कांग्रेस का पूरी तरह से डोमिनेंस था, और अगर जिस तरह से आजकल चुनाव होता है कि एक कंस्टिट्यूएंसी, अगर आपको एक वोट भी ज़्यादा हो जाता है तो संबंधित कैंडिडेट जीत जाता है, तो वो सिस्टम नहीं अपनाया गया। क्योंकि उस सिस्टम को अपनाने से जो आजकल अपनाए जाते हैं एमपी एमएलए के चुनाव में, तो उसे क्या होता है कि सारे के सारे सीट जो है ना कांग्रेस को ही मिल जाते हैं। तो इसीलिए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का सिस्टम इसलिए लगाया गया कि ताकि सभी वर्ग के को प्रतिनिधि मिल सके, और संविधान सभा का कैरेक्टर या जो उसका चरित्र है वो ऑल इंडिया कैरेक्टर हो जाए, जिसमें कि सभी वर्ग, जाति, क्षेत्र के लोगों को प्रतिनिधित्व मिल सके। और प्रिंसली स्टेट के लिए जो 93 जो सीट जो रिजर्व किया गया था, उसके लिए अंग्रेजों ने हिसाब बनाया कि उनको जो वहाँ के जो राजा महाराजा हैं उनके द्वारा अपने क्षेत्र को प्रतिनिधित्व देने के लिए, रिप्रेजेंटेशन देने के लिए जो प्रतिनिधि नियुक्त करेंगे वो उनके द्वारा नामित होगा। मतलब वहां पर इलेक्शन का विधान नहीं किया गया। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि प्रतिनिधि सभा, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा, उसमें नॉमिनेटेड सदस्य और इलेक्टेड सदस्य दोनों का मिश्रण था। एक चीज और बता दूं मैं
कि जिस तरह से जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में जब वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने कहा कि जो संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा वो वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा, या उससे पहले कांग्रेस ने 1935 के अपने अधिवेशन में ये मांग किया था कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट संविधान सभा का निर्माण किया जाए और भारत के लोगों के द्वारा संविधान बनाया जाए और उसका आधार जो है वो होना चाहिए वयस्क मताधिकार। लेकिन अंग्रेजों ने इन बातों को नहीं माना। दोस्तों, आपको मालूम है कि 1935 एक्ट के आधार पर 2 बार चुनाव हुए हिंदुस्तान में। एक बार 1937 में चुनाव हुआ और दूसरी बार 1946 में चुनाव हुआ। ये सभी प्रांतीय सभा के लिए चुनाव हुआ। अब दोस्तों, ये जो संविधान सभा के जो प्रतिनिधि का चुनाव हुआ वो प्रोविंशियल असेंबलीज के जो सदस्य थे, माने एमएलएस, उन्होंने संविधान सभा के सदस्य मतलब एमपी आप कह सकते हैं, तो उनका चुनाव किया। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि यह एक परोक्ष चुनाव था और इसमें वयस्क मताधिकार का प्रयोग नहीं किया गया था। और जैसा कि मैंने 1935 एक्ट को पढ़ाते समय बताया था कि कुल 14% लोगों को ही वोट देने का अधिकार था। जो लोग टैक्सेस देते थे उन्हीं लोगों को अंग्रेजों ने वोट देने का अधिकार दिया था। तो 1937 का चुनाव हो या 1946 का चुनाव हो, उसमें सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान के 14% लोगों ने भाग लिया था। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि जो हिंदुस्तान के सारे जनता का जो विल है, जो उनकी इच्छा है, वो उसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा था। लेकिन फिर भी यह हमें देखना पड़ेगा कि उस समय की स्थिति के हिसाब से जब हमारा देश गुलाम था, तो ऐसी परिस्थिति में कोशिश यह किया गया कि संविधान सभा को सभी जातियों, वर्गों, क्षेत्रों के लोगों को प्रतिनिधित्व दिया जा सके, और ऐसा किया भी गया। डिफरेंट कमिटीज हमारा जो अगला पॉइंट है वो क्या है? डिफरेंट कमिटीज। आप जैसा कि जानते हैं कि संविधान किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं बनाया गया, इसमें बहुत सारे लोगों की भागीदारी थी और इसके लिए 21 प्रकार की कमेटी बनाई गई थी, जिसके बारे में हम अभी आपको बताएंगे। और इसके पहले एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी। ड्राफ्टिंग कमेटी का जो हेड था वो अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन किसको बनाया गया था? बी.आर. अम्बेडकर को। और इनके साथ में 6 सदस्य और बनाए गए थे। लेकिन इस कमेटी का निर्माण बहुत बाद में किया गया था। उसके बारे में हम अभी बताएंगे आपको। तो बी.आर. अम्बेडकर के साथ में और कौन कौन से सदस्य थे जो कमेटी में थे? डॉक्टर अंबेडकर के साथ में, वो तो चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, लेकिन देखिए इसमें 6 और सदस्य था। और इसमें कि आपने कहा ही है कि बी.आर. अम्बेडकर के अलावा गोपाल स्वामी अयंगर नंबर 1, नंबर 2
अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, तीसरा डॉक्टर के.एम. मुंशी, चौथा सैयद मोहम्मद सादुल्ला, ये आसाम के रहने वाले थे, और एन माधव राव। ये एन माधव राव ये पहले सदस्य नहीं थे। बी.एल. मित्तर पहले सदस्य थे, जो बीमारी के कारण से उन्होंने रिजाइन कर दिया था, तो उसके बाद में उनके स्थान पर, बी.एल. मित्तर के स्थान पर एन माधव राव को सदस्य बनाया गया। और उसके बाद टी.टी. कृष्णमाचारी, जो मूल सदस्य थे वो कौन थे? डी.पी. खैतान। चूंकि 1948 में उनकी मृत्यु हो गई थी, तो उसके बाद से उनके स्थान पर टी.टी. कृष्णमाचारी को मेंबर बनाया गया था। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं, 6 सदस्य और प्लस डॉक्टर अंबेडकर, कुल 7 सदस्यों की कमेटी बनाई गई थी। ये ड्राफ्टिंग का काम इस कमेटी ने किया। और जो सबसे महत्वपूर्ण कमेटी थी, लेकिन इसके अलावा और सारी कमेटी थी जिसके बारे में मैं अभी बताऊंगा। इसके अलावा दोस्तों एक कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर बी.एन. राव, इसका नाम आपको याद रखना होगा। ये बी.एन. राव आईसीएस ऑफिसर थे और बर्मा के संविधान का भी इन्होंने ड्राफ्ट तैयार किया था, और कलकत्ता हाईकोर्ट के भी जज रह चुके थे। इसके अलावा जो ड्राफ्ट शुरू के जो ड्राफ्ट हैं वो इन्होंने ही तैयार किया था हमारे भारत के संविधान का। इन्होंने 60 से ज्यादा देशों के संविधान का अध्ययन किया विदेश जाकर के। संविधान निर्माण होने के बाद में ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो हेग में स्थित है उसके भी जज बनाए गए थे। इसके अलावा जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके भी अध्यक्ष बनाए गए थे। तो मतलब बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग कैरियर था और एक मतलब सुपर इंटेलिजेंट व्यक्ति थे। हालांकि इनका नाम नहीं होता है क्योंकि ये ब्यूरोक्रेट थे, लेकिन यदि कहा जाए तो वास्तव में हिंदुस्तान के संविधान की पूरी रूपरेखा इन्होंने तैयार किया था। अभी मैं आपको बताऊंगा आगे कि संविधान कैसे बनाया गया, व्हाट वर द डिफरेंट स्टेजेस थ्रू विच द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोग्रेस्ड, कैसे हुआ इसके बारे में बताऊंगा। तो बी.एन. राव के बारे में मैंने आपको थोड़ी सी जानकारी दे दिया। अब दोस्तों जो इंपॉर्टेंट जो कमिटीज थी वो कौन कौन सी कमिटी थी इसके बारे में आपको जानना जरूरी है। आप लोगों में से कोई भी व्यक्ति बता सकता है कि कौन कौन सी कमिटी महत्वपूर्ण कमिटी थी और उसके अध्यक्ष कौन थे? ये भी अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। जो अभी कमिटी के नाम बताए वो कमिटी कुल 21 कमिटी था, जिसमें से जो महत्वपूर्ण जो कमिटी था वो था कुल 8। अभी 8 कमिटी के बारे में बता दूंगा आपको। पहला यूनियन पावर कमिटी हेडेड बाय जवाहरलाल नेहरू, दूसरा यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी हेडेड बाय जवाहरलाल नेहरू। अभी यूनियन पावर कमिटी क्या होता, व्हाट डज दिस इंडिकेट? कि आपने जो 7 शेड्यूल में देखा है कि यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट, ये 3 लिस्ट बनाए गए हैं और यूनियन लिस्ट में कौन कौन से आइटम रखे गए, ये सारा काम इस कमेटी के द्वारा किया गया। चूंकि जवाहरलाल नेहरू को भारत के इतिहास का बहुत ज्यादा अध्ययन था, तो उन्होंने कोशिश किया कि यूनियन को, माने केंद्र सरकार को बहुत मजबूत किया जाए, क्योंकि उनको पता था कि जब भी केंद्र सरकार कमजोर होती है हिंदुस्तान में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या जो सेसेशनिस्ट फोर्स है, जो विभाजनकारी जो ताकत है वो एक्टिव हो जाती है। अगर आप पूरे भारत के इतिहास पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो इसीलिए यूनियन पावर कमिटी हेडेड बाय जवाहरलाल नेहरू ये सबसे इंपॉर्टेंट कमिटी था कि कैसे राज्यों और केंद्रों के बीच में
विभिन्न सब्जेक्ट का कैसे बंटवारा किया जाए। दूसरा था यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इसका मतलब क्या हुआ? आपको पता होना चाहिए कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी जो है वो केवल रिकमेंड कर सकती थी, लेकिन संविधान सभा में अजय बहुमत किसका था? कांग्रेस का। 80% से ज्यादा बहुमत कांग्रेस का था। तो कोई भी क्लॉज, कोई भी कानून, कोई भी नियम जो ड्राफ्टिंग कमेटी ने तैयार किया वो तब तक जो है संविधान का हिस्सा नहीं हो सकता था जब तक कि उस समय के जो कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी था, जिसके कि मुखिया भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, वो जब तक स्वीकृत नहीं कर देते या उनके कैबिनेट के द्वारा हस्ताक्षर नहीं कर दिए जाते तब तक ड्राफ्टिंग कमेटी के रिकमेंडेशन का कोई वैल्यू नहीं। क्यों? कि ड्राफ्टिंग कमेटी के रिकमेंडेशन फिर कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी में जाता था और फिर कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के द्वारा संविधान सभा में उसे पास कराया जाता था। और चूंकि B.R. अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के भी हेड थे और भारत के प्रथम लॉ मिनिस्टर थे, तो दोनों काम उनके द्वारा किया जा रहा था। लेकिन उसमें जो कांग्रेस का जो उस समय जो कैबिनेट था हेडेड बाय जवाहरलाल नेहरू, वो स्वीकृत होने के बाद ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में व्याख्यान के लिए प्रस्तुत किया जा सकता था। तो इसके अलावा आपने बताया प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी हेडेड बाय सरदार वल्लभ भाई पटेल, एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज, ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज हेडेड बाय सरदार पटेल। और इस कमेटी के 5 सब कमेटी थे, जिसको याद रखना पड़ेगा कि फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी का हेड जो था वो थे JB कृपलानी, माइनॉरिटी कमेटी का हेड SC मुखर्जी, और नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज की कमेटी का हेड गोपीनाथ बारदोले, जो बाद में आसाम के मुख्यमंत्री बने, और एक्सक्लूडेड और पार्शली एक्सक्लूडेड एरियाज अदर देन आसाम सब कमेटी के हेड AB ठक्कर। तो इस तरह से ये 5 सब कमेटी थे। और इसके अलावा नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज अबुल गफार खान, रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, स्टेट कमेटी, स्टेट्स कमेटी, मतलब इस स्टेट कमेटी का काम क्या था? कमेटी फॉर निगोशिएटिंग विथ स्टेट्स, जो विलय का, जो इंटीग्रेशन का जो प्रोसेस चल रहा था बहुत सारे प्रिंसली स्टेट के साथ में, उस कमेटी का हेड कौन था? जवाहरलाल नेहरू। और स्टीयरिंग कमेटी का हेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि ये जो महत्वपूर्ण जो 8 कमेटी था उसमें 3 कमेटी का जो हेड था वो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ये याद रखना पड़ेगा। तो दोस्तों मैंने ये सारे पॉइंट्स आपको बताए, क्योंकि समय कम है इसलिए मैं जल्दी से जल्दी आपको ख़त्म कर देना चाहता हूँ। अब दोस्तों 5 स्टेजेज ऑफ द वर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे काम करता था इसके बारे में हमें बताना होगा। तो पहला, जितने भी 21 प्रकार की कमेटी थी, ये सभी कमेटी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते थे ड्राफ्टिंग कमेटी के समक्ष। BN राव जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर था, वो एक इनिशियल ड्राफ्ट जो मैंने अभी आपको बताया, वो इन्हीं शुरुआती के ड्राफ्ट उन्होंने तैयार किया और बहुत सारे संविधान हिंदुस्तान मैंने वर्ल्ड के बहुत सारे संविधान के अध्ययन करने के बाद उन्होंने प्रारंभिक ड्राफ्ट तैयार किया। जो 21 जो कमेटी थी उनके रिकमेंडेशन को उसमें समाहित किया और उसके बाद में उन्होंने अपने ड्राफ्ट को ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन B.R. अम्बेडकर और प्लस जो 6 सदस्य और थे उनके समक्ष प्रस्तुत किया। ड्राफ्टिंग कमेटी हेडेड बाय B.R. अम्बेडकर ने उसको फिर से संशोधित किया, संपादित किया और उसके बाद में उस डिटेल ड्राफ्ट को जनता में डिस्कशन के लिए अखबारों में उसको छपवाया गया
ताकि जनता से अधिक हमें कमेंट्स मिल सके। बाद में संविधान सभा में ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को और आम जनता के द्वारा जो सुझाव दिए गए थे वहां पर बहस किया गया, बहुत सारे संशोधन लाए गए और इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन मतलब फाइनल रूप में संविधान को अंगीकार किया गया, माने द कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडॉप्टेड। तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट जो 5 स्टेजेस थे, जिसमें कि मैंने आपको बताया कि जो उस तत्कालीन जो कांग्रेस की सरकार थी, चूंकि उसके पास में अजय बहुमत था, तो उसका जो भी संशोधन हुआ है या परिमार्जित हुआ है वो कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के पास में जाता था, हेडेड बाय जवाहरलाल नेहरू, और वहां से अप्रूवल होने के बाद में फिर संविधान सभा से अप्रूव होने के बाद में उसे इस सारे जो क्लॉज है, जो आर्टिकल्स हैं, उसको अडॉप्ट किया गया, अंगीकार किया गया और फाइनली 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान को अडॉप्ट किया गया। जो अभी वर्तमान में हमारा संविधान है उसी 26 नवंबर को लॉयर्स डे भी कहते हैं और 26 जनवरी 1950 को इस संविधान को लागू किया गया, क्योंकि कांग्रेस ने 1929 के अपने लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा किया था और उन्होंने 26 जनवरी 1930 को जगह जगह समूचे हिंदुस्तान में स्वराज दिवस के रूप में झंडा फहराया था। तो उस ऐतिहासिक दिन को ताजा करने के लिए, याद करने के लिए 26 जनवरी 1950 का दिन मुकर्रर किया गया और उस तारीख से हमारा देश एक रिपब्लिक माने गणतंत्र बन गया। उसके पहले हमारा देश डोमिनियन स्टेटस में था, हालांकि आज़ादी हमें मिल चुकी थी, लेकिन फिर भी हम गणतंत्र नहीं हो पाए थे। दोस्तों, इसमें टाइमलाइन जो है वो 2-3 टाइमलाइन के बारे में आपको बता देना चाहता हूं। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो पहला जो अधिवेशन हुआ था वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। उस समय में हिंदुस्तान अविभाजित था और 13 दिसंबर को या 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रेसिडेंट बनाया गया था। यहां पर मैं 2 बात और बताना देना चाहता हूं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 2 प्रकार का काम करता था, एक संविधान निर्माण का काम करता था और दूसरा पार्लियामेंट का भी काम करता था। जब तक कि 1952 में जब चुनाव हुए, प्रथम चुनाव हुए, तब तक जो है वो पार्लियामेंट का भी काम करता था। तो जब पार्लियामेंट का काम करता था तो उसका स्पीकर जो है जीवी मावलंकर थे स्पीकर। 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पेश किया था। 22 जनवरी को इस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को संविधान सभा के द्वारा पास कर दिया गया था। यही ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो है वो बाद में हमारे जो संविधान का जो प्रेम्बुल है, जो प्रकथन है, उसका आधार बना। 22 जुलाई 1947 को नेशनल फ्लैग, जो हमारा राष्ट्रीय झंडा है, तिरंगा झंडा, उसको अडॉप्ट किया गया। 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया। उसके चेयरमैन BR अम्बेडकर बनाए गए, 6 सदस्य और बनाए गए। वाइस प्रेसिडेंट SC मुखर्जी को बनाया गया और TT कृष्णमाचारी को बनाया गया। 24 जनवरी 1950 को लास्ट अधिवेशन हुआ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का और उस दिन को 284 सदस्यों ने 284 सदस्यों ने इस पर दस्तखत किए। जब देश विभाजित हो गया तो संविधान सभा की जो सदस्य संख्या थी वो घट करके कितनी हो गई? 299।
299, जिसमें प्रिंसली एस्टेट की भागीदारी 70 रह गई, जो पहले 93 थी, ये याद रखिए। तो दोस्तों, अब डिफरेंट सोर्सेज हैव बीन बोरोड। जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदुस्तान, शॉर्ट में बता देना चाहता हूं आपको, क्योंकि इसके पहले भी मैं इसके बारे में वीडियो बना चुका हूं, तो आप उसको जरूर देखिए। संविधान बनाने के लिए हमारे संविधानवेत्ताओं ने बहुत सारे देशों के संविधान से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोरो किया, उधार लिया है, ताकि एक बेहतर संविधान का निर्माण किया जा सके। तो आप देखेंगे कि जैसे इंस्टीट्यूशन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट या जुडिशियल रिव्यू या कमांडर इन चीफ, जो अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है, उसी के तर्ज पर हिंदुस्तान का जो प्रेसिडेंट है वो कमांडर इन चीफ है आर्मी का। जो तीनों जो आर्मी के जो अंग हैं, उस सबका हेड कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और ये कहां से लिया गया है? प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका से। उसी तरह से जुडिशियल रिव्यू का अधिकार, कंपोजिशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये कहां से लिया गया है? यूएस के संविधान से। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। रूल ऑफ लॉ, जो आर्टिकल 14 आप देख रहे हैं, कानून के समक्ष समानता का अधिकार, ये ग्रेट ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। जो कानून पास करने की जो प्रक्रिया होती है, जो हमारे देश में जो संसदीय प्रणाली है, बजट को पास करने का तरीका या किसी कानून को पास करने का तरीका, वो जो प्रोसीजर है वो हमने कहां से लिया है? इंग्लैंड के संविधान से लिया है। इमरजेंसी का प्रोविजन हमने वाइमार कॉन्स्टिट्यूशन जर्मनी से लिया हुआ है। तो ऑस्ट्रेलिया से हमने कंकरेंट लिस्ट लिया है। द इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नर हमने कनाडा के संविधान से लिया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत सारे सोर्सेस का इस्तेमाल संविधान के निर्माण में किया गया है। दोस्तों, अब लास्ट में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? क्रिटिसिज्म, कि आलोचकों ने हमारे संविधान के बारे में क्या कहा। पहला, कि ये एक जो संविधान सभा का जो निर्माण हुआ था वो एडल्ट सफरेज पर या वैश्य मताधिकार के आधार पर नहीं किया गया था। यहाँ पर परोक्ष रूप से सदस्यों का निर्वाचन हुआ था, और जो प्रोविंशियल असेंबलीज के जो सदस्य थे उनका भी निर्वाचन बहुत ही सीमित वोटिंग आधार पर, मात्र 14% लोगों ने वोट दिया था उन लोगों को। तो इस तरह से जो संविधान सभा का जो निर्माण हुआ वो हिंदुस्तान के जनमानस को या पब्लिक ओपिनियन को रिप्रेजेंट नहीं करता था। ये आलोचकों का महत्वपूर्ण बिंदु है। दूसरा, संविधान सभा के निर्माण में बहुत समय लगे। जैसे आप जानते हैं कि 2 साल 11 महीना 18 दिन लगे, और इसीलिए एक आलोचक ने इसको ड्राफ्टिंग कमेटी था उसको ड्रिफ्टिंग कमेटी कहा, कि ये अक्सर जो है ना ढुलमुल रवैया अपनाता था। एक बिंदु से दूसरे बिंदु, दूसरे बिंदु से तीसरे बिंदु, किसी पॉइंट पर निष्कर्ष प्राप्त करने के लिए काफी समय लगाते थे लोग। तीसरा पॉइंट था कि एक जो संविधान सभा था, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि डोमिनेटेड बाय कांग्रेस। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जवाहरलाल नेहरू जो है, जो 3 इंपॉर्टेंट जो कमेटी थी उसके चेयरमैन तो जवाहरलाल नेहरू खुद थे, और जो फंडामेंटल राइट्स पर जो कमेटी थी, जो स्टेट कमेटी थी, इसके जो चेयरमैन थे वो कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। तो इस तरह से पूरी तरह से कांग्रेस डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था। और एक और भी आरोप है कि संविधान सभा में अधिकांश सदस्य या तो वकील थे या पॉलिटिशियन थे। तो वकील और पॉलिटिशियन के गठजोड़ होने के कारण से संविधान में बहुत सारे जो शब्दों का जो इस्तेमाल हो गया है वो बहुत लीगल जार्गन हो गए हैं, और इसीलिए भारत के संविधान को आलोचकों ने लॉयर्स पैराडाइज कहा कि ये वकीलों के लिए स्वर्ग है, क्योंकि आप किसी भी धारा को कहीं से भी मोड़ सकते हैं
और कोर्ट में केस जीत सकते हैं। और लास्ट में यह आरोप लगाया जाता है कि हिंदुस्तान का जो संविधान बना, जब पार्टीशन हो गया, अलग हो गया पाकिस्तान, तो ये हिंदू डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था। लेकिन दोस्तों, मैं लास्ट में जो हमारा इवेल्यूशन है, जो हमारा मूल्यांकन है, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, जो बाद के जो हमारे वीडियो हैं, जो साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसको आप जरूर देखिए। संविधान निर्माताओं का जो बेसिक जो उद्देश्य था वो क्या था? एक बेहतर संविधान निर्माण करना। दोस्तों, आप जानते हैं कि हमारा देश 1000 वर्षों से गुलाम रहा। अगर आप 712 के सिंध पर आक्रमण वहां से जोड़ लीजिए, तो 1947 का दिन क्या था? हमारे लिए एक बहुत बड़ा दिन था। और संविधान का निर्माण हिंदुस्तानियों के द्वारा किया जाना, यह भी अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि जो हिंदुस्तानियों के सबसे बड़े आलोचक चर्चिल, उनका तो यह कहना था कि हिंदुस्तान 10-15 साल में टूट जाएगा, बिखर जाएगा। तो ऐसी स्थिति में संविधान का निर्माण हमारे प्रबुद्ध नेताओं के द्वारा किया गया। उन्होंने एकता का मिसाल स्थापित किया। उनके विचारधाराएं भले ही अलग हो सकते हैं, लेकिन जब संविधान बनाने की बात आई तो उन्होंने एक बेहतर संविधान बनाया। और इसी का परिणाम है कि आज 70 साल से अधिक समय से हमारा संविधान निर्बाध गति से चल रहा है। इसमें रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों का संयम है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि अभी तक अमेरिका में मात्र 26 अमेंडमेंट किए जा सके हैं, और हमारे संविधान जो मात्र 70 साल हुआ है उसमें 104 अमेंडमेंट लाए जा चुके हैं। क्योंकि हमारा जो संविधान है वो बेसिकली सोशल और इकोनॉमिक डॉक्यूमेंट है, जहां पर कि हिंदुस्तान के निचले पौधान पर जो व्यक्ति खड़ा है उसके जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए, सामाजिक समरसता बनाए जाने के लिए संविधान कटिबद्ध है। और जहां तक रिप्रेजेंटेशन की बात है तो कोशिश किया गया कि उसमें सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व हो। और इसलिए हम देखते हैं कि संविधान सभा में एंग्लो इंडियन भी है, यूरोपियन भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, हिंदू भी हैं। तो ये कहना गलत होगा कि केवल हिंदुओं के द्वारा संविधान बनाया गया। आप देख सकते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर, जो कांग्रेस को आजादी के दौरान पानी पी के गाली देते थे, जो पूरी तरह से एंटी कांग्रेस था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो हिंदू सभा का सदस्य था, नेता था, बाद में वो भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष भी बने 1951 में। तो बहुत सारे जो कांग्रेस से एंटी चलने वाले विचारधारा वाले थे, उन सब को समाहित करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया, और इस तरह से एक बेहतर संविधान का निर्माण किया। तो दोस्तों, आप लोगों को कोई पॉइंट हो तो आप पूछ सकते हैं। हेलो, निकेतन गुप्ता, स्नेहा, No, sir. एनी पॉइंट फ्रॉम योर साइड? No, sir. तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और मैं शाम को क्वेश्चन देता हूं, 25-30 क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहता है, उसको जरूर आप सॉल्व करने की कोशिश करिए। उससे आपको प्रैक्टिस भी होते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. थैंक यू।